हमने आगे देखा तो एटम को लेके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी, जिनके बारे में आप पढ़ते आए हैं 9th क्लास से ही। 9th स्टार्टिंग में आपने पढ़ी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर आपने पढ़ी थॉमसन मॉडल थ्योरी या फिर थॉमसन्स थ्योरी, फिर आपने पढ़ी रुदरफोर्ड की थ्योरी, फिर आपने पढ़ी बोहर्स थ्योरी। ऐसे ही आप पढ़ेंगे अब भी। उसमें भी आपने क्या देखा था? आपने देखा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पहले चैप्टर में थे, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में थी, और फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसमें जो है हमारे थॉमसन से ही स्टार्ट होती थी। ऐसा ही हमारा हमें अब देखने को मिलता है। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलती है जो भी मैटर है दे कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक मैटर जो है सबसे छोटे इकाई से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एटम। All the atoms of same element have identical properties include size, mass and shape. एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, जैसे हमारे पास एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो उस ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे उन सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, यानी कि साइज, मास और शेप उनका काम सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर अलग अलग एलिमेंट के फिर अलग अलग एटम्स जब हमारे पास होते हैं तो उनका मास भी अलग होगा, उनके प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के अलग अलग एटम है, उनकी अलग अलग मास है, अलग अलग शेप है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वही लिखा हुआ है। देन इन्होंने कहा जो एटम्स है वो कंबाइन करते एक फिक्स्ड रेशो में। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ CO2 का, इस पेन लेकर आना पड़ेगा, जो पेन इस पर चैन पड़ा है, कल जाऊंगा मंडी वाले। देखो चलता नहीं हो। जैसे हमारे पास है CO2, अब इसमें जो कार्बन की रेशो है वो 1 है और ऑक्सीजन की रेशो 2 है। जब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन हमारे पास मिलेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 की जगह 3 ले लें, कार्बन यहाँ पे हम 2 ले लें, C2O2 बनाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो जो एटम है वो फिक्स्ड होल नंबर में एक फिक्स्ड रेशो में हमारे पास हम देखने को मिलती है कि हमारे पास वो कंबाइन कर रही है। एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे वही CO2 बन सकता है, अगर दूसरे रेशो में कंबाइन करके कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, CO3 बना लेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारे पास H2O है, ये तो 2 और 1 के रेशो में है, अगर हम 1:2 में करें तो हमारे पास H2O2 है। सो इन्होंने कहा है कि वो अगर अलग अलग रेशो में कंबाइन करते हैं तो वे अलग अलग कंपाउंड भी बना लेते हैं, लेकिन वो एक होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे। He also tell about the conservation of the atoms, कि जो एटम है हम ना उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एटम्स आर नॉन, जो भी इंग्लिश में लिख लो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स का भी कंजर्वेशन हमें देखने को मिलता है, एनर्जी का भी देखने को मिलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। ऐसे एटम को बोल सकते हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। खत्म डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द बेनिफिट टू स्टडी द केमिस्ट्री? क्यों? हमारे पास फर्टिलाइजर्स है, उसमें केमिस्ट्री है, इंसेक्टिसाइड्स में है, प्रिजर्वेटिव्स में है, ड्रग्स में है, पॉलीमर्स में है, सोप साबुन में है, सर्फ में है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसमें मैं डब्बा बना देता हूँ। डब्बा डब्बा कहाँ है रे डब्बा? देखो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ। पहली है सिस्प्लेटिन, इट इज यूजफुल इन कैंसर थेरेपी। जो दवाई का नाम है सिस्प्लेटिन, वो कैंसर के थेरेपी में यूजफुल है। एक्सोल इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। AZT इज इन एड्स ट्रीटमेंट। अब कैसे याद रखोगे? ए से एड्स, ए से AGT, एजाइडोथाइमिडीन।
सीटी स्कैन से आप रख लो, कैंसर में सीटी स्कैन होता है, सो टैक्सोन, और वहीं पे कैंसर थेरेपी में सिस्प्लैटिन भी यूज होता है। दोनों टीसी सीसी जो भी है याद कर लो। बहुत देर होगी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मैटर, तो मैटर है क्या? मैं मैटर हूँ, आप मैटर हो, सब कुछ मैटर है। जिसको आप फील कर सकते हो, प्यार व्यार नहीं, जिसको आप फील कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, जिसके पास मास है, वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे आपके हाथ में पेन है, तो जो ये पेन है उसका कुछ मास है, और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तुम इतने मोटे हो गए हो, गैंडे हो गए हो, तुम भी क्या है, तुम्हारा भी कुछ मास है और तुम भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तुम भी मैटर हो। अब मैटर की हमारे पास हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो बेसिस पे। एक तो उसके फिजिकल स्टेट क्या है, एक उसके केमिकल स्टेट क्या है। केमिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, किस तरह वो कंबाइन हमारे पास से किए हुए होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो मैटर हमारे पास तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। वो आप पढ़ते आए हो, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड मास होता है सॉलिड का, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो सब छोटी क्लासेस में आप पढ़े हो, सिर्फ आप लिस्ट देख लो। अब है क्लासिफिकेशन ऑन केमिकल। तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी ना हो। इम्प्योरिटी ना होने का मतलब क्या है, जो सिर्फ एक टाइप के चीज से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, सिर्फ O2 से मिलकर बनी होती है, तो ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में भी हमारे पास दो चीज हमें देखने को मिलती है, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या, एक सिंपल एलिमेंट O2, जब बहुत सारे O2 कंबाइन हुए या फिर O2 ने H2 को बनाया तो वो कंपाउंड बन गया। वहीं पे मिक्सचर क्या है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए, उसको हमने बोला मिक्सचर। अब मिक्सचर में अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर भी है। इसका मतलब क्या है, देखो, हमने पानी लिया, हमने मिट्टी ली, और एक बिकेयर में हमने आप चीनी ली। जब हम चीनी को, शुगर को, पानी को डिसॉल्व करेंगे, तो उसका जो कंपोजिशन है उस मिक्सचर के अंदर वो सेम आएगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वहीं पे जब हमने पानी के अंदर मिट्टी डाली, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी तैरेगा, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनस, की अलग अलग आ गया, तो होता है मिक्सचर। वहीं पे एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया O2, और कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया H2O। तो H2O क्या है, एक चीज है ना, वो H2O, उसके अंदर में अगर H2O के अंदर कोई दूसरा भी कंपाउंड डाल दूं तो वो जाके बाद में मिक्सचर बनता है। हमारे पास पानी है, पानी में खिला दोगे तो फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं। सो जिनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। जिसके पास फ्लूइडिटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड एंड द गैस। अब आगे देखो, सॉलिड्स आर rigid because their particles are closely packed and intermolecular distance are very less, and their particles can only oscillate about their mean position when extra force is applied. सॉलिड रिजिड क्यों है, क्योंकि जो सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है एक जगह पे। कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वो हिल डुल नहीं पाते, सिर्फ वाइब्रेट होते हैं अपनी ही पोजीशन पे जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, इसलिए उसके जो शेप है वो फिक्स्ड है। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट के, वो किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं। इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, कि जो मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, उनकी वजह से कौन कौन सी एनर्जीज प्रोड्यूस होती है सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। गैस जो है ज़्यादा रैंडम मोशन दिखाती है, घूमती रहती है इधर से उधर, तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड की तो कम होती है, सॉलिड की बिल्कुल ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास पास उसके पार्टिकल्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, खिंच खिंच के बंधे हुए है, सिर्फ वाइब्रेट कर पाती है। मैंने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है, दो मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत 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 ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, इसीलिए वो सॉलिड में रह पाती है। वहीं पे जो गैसेस है, गैसेस में थर्मल एनर्जी बहुत होती है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए एक गैस के मोलिकुलर इस कोण में तो दूसरा उस कोने में पड़ा हुआ होता है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू दी हाई थर्मल एनर्जी एंड लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, उसके पास जगह ही नहीं है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाती है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन दिखा पाते हैं। वहीं पे जो गैसेस है थर्मल एनर्जी बहुत है, डिस्टेंस बहुत है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, तो वो वाइब्रेट भी होती है, वो घूमते फिरते भी हैं, वो गोल गोल भी घूमते हैं, वो चलते भी हैं। दे सो वाइब्रेशनल, दे सो ट्रांसलेशनल, दे सो रोटेशनल मोशन। हम कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के बजाय सीधा सॉलिड से गैस में बदल देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनाना हम बोलते हैं ए सब्लिमेशन, अगर सिंपली डी सब्लिमेशन भी हम बोल देते हैं। आगे चलिए, एक एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, सबका मास अलग अलग है। अगर हमें नंबर ऑफ इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दें और अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मास ऑफ एटम आप बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो मान लीजिए कमरे में 10 लोग बैठे हैं, मैंने पूछा एक कमरा छोड़ो, मैंने एक डब्बे के अंदर मैंने 10 बुक्स रख दी, अब मुझे उस डब्बे का वेट बताओ। तो उस डब्बे के अंदर जितने हमने 10 बुक्स रखे, अगर मैं उनका इंडिविजुअल वेट काउंट कर लूँ, तो मैं उस पूरे बड़े डब्बे का वेट भी काउंट कर पाऊंगा। तो इसलिए इसे जो काम है वो एटम में है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लूँ, तो मैं मास एटम कैलकुलेट कर पाऊंगा। वो हम किस प्रकार से करते हैं, देखो, mass of an atom is equal to mass due to proton, mass due to neutron and mass due to electron। तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के कंपेयर